किसी ऐसे संबंध में नहीं जाएंगे जिसमें भारत का अहित हो रहा हो। अगर भारत का अहित हो रहा होगा तो फिर आपको संबंध में जाने की इजाज़त नहीं होगी। क्लियर है? अब जरा सोचो, आखिर 2007 में ये छूट क्यों देनी पड़ी? क्योंकि वहां मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम आया। हालांकि मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम में भी वहां दो दलीय व्यवस्था ज़्यादा प्रबल रूप में पाई जाती है। आप कह सकते हैं बाई पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। तो जहां डेमोक्रेसी हो जाएगी वहां मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम ही बोला जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये रोक टोक नहीं लगाई जा सकती कि दो ही पॉलिटिकल पार्टी हो। दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होगी ही होगी। अगर दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को राज व्यवस्था खंड में मैं पढ़ाया था इसके बारे में। एनीवे, हाँ, दो ही डोमिनेंट पार्टी है, इसीलिए आमतौर पे हम कह देते हैं कि बाई पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। अब जरा सोचो, छोड़ो दो हो या चार हो, आठ हो, जो भी हो, अगर मान लो कि दो ही है तो भैया दो में एक पक्ष में होगी, सत्तारूढ़ होगी, और दूसरा विपक्ष में होगी। तो ये तो आवश्यक नहीं है ना कि भारत का वो साथी है इसलिए जो सत्तारूढ़ पार्टी है जो बात बोलेगी वही बात विपक्षी भी बोलेंगे। अब भूटान में हुआ क्या कि 2008 से वहां की केंद्रीय असेंबली में, जिसको नेशनल असेंबली बोलते हैं, जो हमारी संसद की तरह है, जो वहां पर बेसिकली डीपीटी की सरकार बनी, और डीपीटी के अगेंस्ट में जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी थी उसने राग अलापना शुरू किया कि हम केवल भारत के साथ ही बंध के क्यों रहेंगे, हम चाइना के साथ भी अपने संबंधों को बढ़ावा देंगे, है ना। तो चूंकि लोकतंत्र है तो आवाज उठा सकते हैं। इसी बुनियाद पे भारत को यह मालूम था कि डेमोक्रेसी इंस्टॉल होने के बाद वहाँ ये बात होगी, इसलिए 1949 की भारत भूटान संधि की शर्तों में थोड़ी ढील दी गई। क्लियर है? फिर भी अभी भी भारत व भूटान के मध्य विदेश नीति, रक्षा, ऊर्जा इत्यादि क्षेत्र में कहीं ना कहीं भारत का सीधे सीधे प्रभुत्व आपको दिखेगा, क्योंकि भारत के अलावा अगर उस पर प्रभुत्व कायम करने का कोई प्रयास कर सकता है तो केवल चाइना है ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो भूटान के पड़ोसियों के रूप में देखो तो भारत हो गया, तिब्बत, और तिब्बत के माध्यम से चीन हो गया, कह लीजिए, बांग्लादेश है, और आपका नेपाल है। और नेपाल में भी खास करके जो दक्षिणी तिब्बत वाला हिस्सा है उसको लेकर तो नेपाल के साथ भी आए दिन ठनती रहती है भूटान की, क्योंकि वहाँ पर तमाम नेपाली स्पीकिंग लोग हैं जो कहीं ना कहीं नेपाल में शरणार्थी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर है, और कहीं ना कहीं उनका ये मानना है भूटानिया का कि दक्षिणी भूटानी इलाके में नेपाल के लोग वहाँ इंसर्जेंसी फैला रहे हैं। आप कह सकते हैं कि भूटान के विरुद्ध वो गतिविधियों में सम्मिलित है, इसलिए आए दिन भूटान और इनके बीच खास करके शरणार्थियों को लेकर विवाद बना रहता है इन दो देशों के बीच। खैर, हम यहाँ भूटान नेपाल संबंध नहीं पढ़ रहे हैं। एनीवे, तो भारत भूटान राजनीतिक संबंध में हमने ये बातें देखी। अब चूंकि भूटान में भी लोकतंत्र ला दिया गया, लिहाजा भारत भी उसके लोकतंत्र को बूस्ट देने में लगातार अपना सहयोग देते रहा। और आपको मालूम होगा कि 2007 का जो चुनाव हुआ था वहाँ पर, उस चुनाव में 7-8 का चुनाव में भारत ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स उनको दिया था कि आप ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराइए। तो कहीं ना कहीं उसकी डेमोक्रेसी को मजबूत करने में भारत अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, भूटान का काफ़ी साथ दे रहा है। एनीवे, अब हम लोग बात करते हैं भारत भूटान आर्थिक सहयोग। वैसे राजनीतिक सहयोग में आप एक बात और जोड़ सकते हैं, खास करके जो रीसेंट डेवलपमेंट को लेकर है। जैसे मैंने आपको बताया था कल, चूँकि कल चर्चा कर लिया था इसलिए मैं स्किप कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अगर यहाँ जोड़ दूँ तो आप बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर हम जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स देखें तो जैसे हमने कल चर्चा किया था कि चीन भूटान से चाहता है कि तुम अपने मध्य भूटानी क्षेत्र के नज़दीक हमसे 495 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन ले लो, और बदले में पश्चिमी तिब्बत का जो इलाका है, सॉरी पश्चिमी तिब्बत नहीं बल्कि पश्चिमी भूटान का जो इलाका है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल 269 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन चाहिए, वो हमें दे दो। अदला बदली करना चाहता है। ऐसा क्यों करना चाहता है? ऐसा इसलिए करना चाहता है कि फिर वो
तिब्बत के चुम्बी घाटी के बड़े नज़दीक आ जाएगा या चुम्बी घाटी के इलाके के पास की ज़मीन ले लेगा। और चुम्बी घाटी और भारत का जो सिलीगुड़ी गलियारा है या चिकन नेक कह लीजिए, उसकी दूरी कुल महज 100 किलोमीटर की है। तो अगर पश्चिमी भूटानी क्षेत्र लेने में कामयाब हो जाता चीन, हालांकि भूटान ने चीन के इस सौदे को नकार दिया था, है ना, बट एनीवे अगर चीन ऐसा कर पाता तो तय मानिए कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चीन बड़ी आसानी से अपनी पहुंच बना लेता। और चूंकि चीन की सीधे जो एक तरह से कह सकते हैं जो वक्र दृष्टि है वो हमारे चिकन नेक की तरफ है, सिलीगुड़ी गलियारे की तरफ है। और सिलीगुड़ी गलियारा एकमात्र ऐसा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जो उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत के साथ स्थल मार्ग से जोड़ता है। और चीन की उसी पर, है ना, उसी मुर्गे की गर्दन पे उसकी निगाह है कि अगर इसे हमने काट दिया तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को हम निकाल ले जाएंगे भारत से। और इस चक्कर में वो भूटान के साथ तमाम तरह की बार्गेनिंग करने का प्रयास करता है, सौदेबाजी करने का प्रयास करता है। लेकिन हमारा भूटान के साथ संबंध इतना खरा है, इतना बेहतरीन है कि भूटान कभी उसकी बातों में नहीं आता। और इसके पीछे भी वजह है ना, मैंने बताया था आपको कि 1998 में भूटान चीन एक तरह से कह सकते हैं बॉर्डर पीस एंड ट्रांक्विलिटी ट्रीटी हुई थी। और उस ट्रीटी की शर्तों के अनुसार यह कहा गया था कि 1959 ईस्वी में, है ना, 1959 में भूटान और चीन के बीच सीमाई विवाद को लेकर जो सीमा रेखा का सीमांकन किया गया उसे दोनों मानेंगे, स्टेटस क्यो को मेंटेन रखेंगे। भूटान तो अपनी संधि की शर्तों पे कायम रहा, लेकिन चीन हमेशा उसका उल्लंघन किया। इसलिए चीन कभी भूटान का विश्वास नहीं जीत पाया इस मामले में। और जब कभी भी चीन भूटान की तरफ नज़दीकियाँ बढ़ाने का प्रयास करता है तो भारत भूटान को सचेत कर देता है कि थोड़ा बच के रहना, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरीके से यहाँ चीन का प्रयास रहा है। हालांकि 2017 की घटना आप सबको मालूम है, खूब आप लोग बोलते हैं डोकलाम डोकलाम। डोकलाम बेसिकली क्या है कि भूटान, है ना, तिब्बत और भारत, इन तीनों के त्रिकोणीय जंक्शन पे वह इलाका है। और लगभग आपको बता दूं, भारत, भूटान और चीन के मध्य 750 वर्ग किलोमीटर का एक तरह से डिस्प्यूटेड एरिया है, विवादास्पद क्षेत्र है। और उन्हीं 750 वर्ग किलोमीटर, 750 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है, उन्हीं में से एक इलाका पड़ता है डोकलाम पठार। इसको चीन में डोंगलांग कहते हैं, है ना। अब डोकलाम को लेकर क्या था कि चीन अपनी एक तरह से अनमैन्ड कैंप्स वहाँ स्थापित कर रहा था, है ना, एक तरह से कह सकते हैं गैर मानव चौकियाँ। और चूंकि आप सबको मालूम है कि चीन पहले से ही तिब्बत में तमाम तरह के रेल मार्ग वगैरह ये सब बनाने का प्रयास कर रहा है, तो चूंकि वो डोकलाम पर ज़बरदस्ती का अपना दावा ठोकने का प्रयास कर रहा था, हालांकि वो है विवादास्पद एरिया, तो किसी विवादास्पद एरिया में कोई एक स्टेक होल्डर या फिर कह सकते हैं पार्टी इन डिस्प्यूट आकर टिक जाए, इसका मतलब कि उस विवादास्पद एरिया पे वो खुद का कब्जा जता रहा है और शेष जो उस डिस्प्यूट में, विवाद में जो दूसरे पक्षकार हैं, उनको कहीं ना कहीं वो साइडलाइन करने का प्रयास कर रहा है। तो उस विवादास्पद इलाके पर तो जितना चीन दावा ठोक सकता है उतना ही भारत और भूटान भी ठोक सकता है। तो फिर भारत ने क्या किया कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने भी अपनी सैन्य चौकियां वहां लगा दी। और आपको बताऊं लगभग 4-5 महीने तक ये आपस में तनाव की स्थिति बनी रही। फिर कूटनीति, एक तरह से कह सकते हैं कि मोदी सरकार के कूटनीतिक पहल का एक तरह से कह सकते हैं नतीजा, जिससे कि दोनों देशों ने अपनी अपनी सेनाएं वापस लेने को रजामंदी कर ली, वापस कर ली। और इस तरह से डोकलाम कंट्रोवर्सी एक तरह से मेजर कंट्रोवर्सी बनते बनते रह गई। तो खैर उस इलाके में आप चाहे जो भी कह लीजिए, अभी भी सैटेलाइट तस्वीरों से यह देखा गया है कि चीन उस इलाके में तमाम तरह के अंडरग्राउंड हाईवेज वगैरह, है ना, पुलिस चौकियाँ वगैरह, ये सब स्थापित कर चुका है वहाँ पर। तो चीन का एनक्रोचमेंट लगातार जारी है। और चूँकि डोकलाम इलाके पर आने का मतलब कि सीधे सीधे हमारे सिलीगुड़ी गलियारे को नज़दीक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि कूटनीतिक प्रयास से भारत ने डोकलाम कंट्रोवर्सी को शॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। डोकलाम का मतलब ये सीधे नहीं था कि चीन और भारत के बीच विवाद, बल्कि भारत, चीन और भूटान तीनों का संयुक्त विवाद था। वो डोकलाम रीजन जो 750 वर्ग किलोमीटर का आप कह सकते हैं कि विवादास्पद क्षेत्र है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है, पठारी इलाका है।
मुझे याद है 2017-18 में उस समय क्लासेस में स्टूडेंट्स अक्सर कहते थे कि डोकलाम पे अगर वो कब्जा कर लेता तो क्या हो जाता वगैरह वगैरह। डोकलाम पे कब्जा करने का मतलब ये नहीं था कि वो भारत के क्षेत्र में कब्जा कर लेता। ऐसे अगर वो डोकलाम से वापस चला गया तो ऐसा थोड़ी है कि डोकलाम पे भारत का आधिपत्य हो गया। वो अभी भी विवादास्पद इलाका है। हाँ, वहाँ आने से स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए खतरा पैदा हो जाता, क्योंकि वो हमारे सिलीगुड़ी गलियारे के बिल्कुल नज़दीक आ जाता। ये प्रॉब्लम थी। एनीवे, अभी भी वहाँ तनाव किसी न किसी रूप में बना ही रहता है, क्योंकि अविश्वास है आपस में, तो हर कोई अपने अपने स्तर पर सचेत रहता है। अगर छुप छुपा के चीन अपनी चौकियाँ वहाँ बनाया हुआ है, तो भारत भी किसी न किसी रूप में वहाँ टिका हुआ है ना। अगर भारत भूटान राजनीतिक संबंधों की एक बानगी और देखना चाहें आप, तो आप महसूस कर सकते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में तमाम ऐसे अलगाववादी संगठन हैं, जैसे ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम हो गया, है ना। बोडोलैंड रीजन में जो बोडोलैंड के लड़ाके हैं, है ना, ये तमाम इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। और ऐसे और भी हैं जो भूटान में रहकर, है ना, ये भूटान बेस्ड हो चुके हैं और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो वैसे में भारत भूटान राजनीतिक संबंध का एक तरह से आप इस आधार पर राजनीतिक संबंध को महसूस कर सकते हैं कि उन अलगाववादियों से निपटने में भूटान पूरी तरह भारत का सहयोग करता है ना। और वैसे भी देख लीजिए, मिलिट्री है, उसको ट्रेंड करने के लिए भारत की मिलिट्री आए दिन वहाँ कैंप करती है और उनको ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षण देती है ना। ये आप देखते हैं 9mm पिस्टल्स वगैरह, ये सब वो हमारे यहाँ आमतौर पे भूटान से उसका आयात किया जाता है। हालांकि बड़ा छोटा सा आयात है, उसके बदले में हम तमाम तरह के सैन्य असलहे उनको प्रदान करते हैं, उनकी सेना को मजबूत करने के लिए, उनकी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए हमारी सेना काफ़ी मदद करती है उनकी। आप वैसे भी देखे होंगे हमारे यहाँ जो वैकेंसीज वगैरह निकलती है, तो उसमें भी नेपाली और भूटानी ओरिजिन के लोगों को जगह दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्लोज अफिनिटी को दर्शाता है, बेहद निकटस्थ संबंध को दर्शाता है। ठीक है, सॉरी। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत भूटान राजनीतिक व रणनीतिक संबंध का एक स्वरूप देखा। अब हम लोग बात करते हैं भारत भूटान आर्थिक सहयोग। भारत भूटान आर्थिक सहयोग, ध्यान रखेंगे जब भी बात आर्थिक सहयोग की होगी तो व्यापार व्यवसाय की जरूर होगी। भूटान, ध्यान रखेंगे, अपना 98% निर्यात भारत को करता है, और जो भी चीज़ें वो आयात करता है यानी इंपोर्ट करता है, कुल इंपोर्ट का 90% वो भारत से इंपोर्ट करता है। यानी अगर भूटान को कुछ बेचना है तो कुल बेची जाने वाली चीज़ों का 98% वो कहाँ बेचता है? भारत को बेचता है। और भूटान अगर कुछ खरीदता है तो आपको बताऊं, कुल खरीदी जाने वाली चीज़ों में 90% चीज़ें वो भारत से खरीदता है। भारत से 98% चीज़ें भारत में बेचता है, 90% चीज़ें भारत से खरीदता है। तो ये उसके ट्रेड का आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल है। अब खैर यहाँ ये भी देख लेते हैं कि आखिर भारत को क्या बेचता है। तो भारत को सबसे ज़्यादा वो पनबिजली बेचता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि उसके पास निर्यात के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जल विद्युत। तो भारत को जल विद्युत ऊर्जा का निर्यात करता है। खैर इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत को टिम्बर वगैरह बेचता है। ये टिम्बर समझ ना, वुडन प्रोडक्ट्स, वुड्स वगैरह, लकड़ी के उत्पाद। फिर फ्रूट्स बेचता है, फ्रूट प्रोडक्ट्स हो गए। इसके अलावा आप कह लीजिए तमाम तरह के, चूँकि वहाँ पर हिली रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी इलाका, तो हर्ब्स एंड श्रब्स, जो जड़ी बूटी वगैरह, ये सब भारत को बेचता है, क्योंकि वहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना, औषधीय पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका भारत में
निर्यात होता है। और बदले में भारत उसको क्या क्या देता है, तो भारत उसको पेट्रोलियम उत्पाद देता है, लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना। फिर इसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत उसको निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है ना। आप भूटान में जाएंगे तो जैसे भारत में आप ऑटो रिक्शा पे बैठते हैं, हूबहू वैसे ही ऑटो रिक्शा आपको वहाँ भी दिख जाएंगे। भारत में नैनो कार आपको दिखती है तो वहाँ भी नैनो कार दिख जाएगी। तो जैसे हमारे यहाँ व्हीकल्स है, वो लगभग सब कुछ भूटान में बेचा जाता है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम उसको निर्यात करते हैं। इसके अलावा भारत से धान व चावल का खूब निर्यात किया जाता है भूटान में। तो और इलायची वगैरह भूटान से हमारे यहाँ खूब आती है, कार्डेमम इलायची। तो ये सब आयात निर्यात की वस्तुएं हैं। और भूटान को ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ में काफ़ी छूट मिली हुई है। भारत में 12 स्पॉट्स है जहाँ से भूटान को पूरी तरह से व्यापार व्यवसाय करने की पूरी आज़ादी है। और उसके साथ हमारा फ्री ट्रेड का रिलेशन चलता है कि वहाँ से आने वाली किसी वस्तु पर हम कोई टैरिफ या नॉन टैरिफ टैक्स टाइप का कुछ इम्पोज नहीं करते हैं। गुड्स का फ्री फ्लो है दोनों देशों के मध्य। हालांकि 1949 की ट्रीटी के अनुसार और फिर 2007 की ट्रीटी के अनुसार भी यह जरूर कहा गया कि भूटान जो कुछ भी व्यापार व्यवसाय करेगा उसमें खास करके मादक द्रव्यों का व्यवसाय वो भारत के सीमा से या भारत के क्षेत्र से होते हुए नहीं कर सकता। उस तरह के जो प्रतिबंधित व्यवसाय हैं, जाहिर सी बात है उसकी तो इजाज़त हम स्वयं अपने देश में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं देते, तो किसी दूसरे देश को पड़ोसी या मित्र होने के नाते कैसे दे सकते हैं। तो ये तमाम कुछ ऐसे जगह है जहाँ प्रतिबंध है। हालांकि जैसे हमारे यहाँ तमाम अलग अलग राज्य आपस में व्यापार व्यवसाय करते हैं, कई मायने में आप देखेंगे कि हमारे राज्यों की ही तरह भूटान को भी एक स्थिति प्राप्त है ना। तो ये बेसिकली भारत भूटान व्यापारिक संदर्भ की बात हुई। अब इसी से मिलता जुलता भारत भूटान आर्थिक सहयोग की बुनियाद पर ही हम थोड़ा सा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की बात करते हैं, है ना। ऊर्जा के क्षेत्र में अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बात होगी ऊर्जा के क्षेत्र की तो निस्संदेह यहाँ पर पनबिजली ऊर्जा की बात होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन की। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि भूटान अपने कुल पनबिजली उत्पादन का 30% अपने यहाँ कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, और 70% मीन्स टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इसका 30% भूटान कंज्यूम कर लेता है और रिमेनिंग 70% वो भारत को एक्सपोर्ट कर देता है। किसको करता है? इंडिया को। आए दिन भूटान जब भारत के साथ कोई भी एक तरह से ओवरसीज डील करता है आपस में, तो उसकी कोशिश यही होती है कि हम भारत से बार्गेनिंग करके ये कहें कि हमारी जो पनबिजली ऊर्जा है उसकी खरीदारी की डिग्री को और बढ़ा दो, खरीदारी की मात्रा को और बढ़ा दो। जैसे 2007 में जब जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत आए थे और उन्होंने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह से जब मुलाकात की तो उन्होंने यही कहा कि देखिए हमारे देश का जो विकास का पैमाना है वो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है, और ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स को हम तब तक अपने यहाँ बढ़ावा नहीं दे सकते जब तक भारत का समर्थन न मिले। और भारत सबसे बेहतर तरीके से समर्थन दे सकता है हमारे यहाँ उत्पादित होने वाले पनबिजली ऊर्जा को खरीदने की मात्रा बढ़ाकर, है ना। तो भारत ने उनको दावा किया कि ठीक है, हम आपकी तमाम पनबिजली ऊर्जा संयंत्रों को फंडिंग करेंगे, है ना, स्पॉन्सर करेंगे, और इसके माध्यम से आप अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन को आगे बढ़ाइए, और जो अतिरिक्त ऊर्जा आप उत्पादित करेंगे हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक उसे खरीद लें। और भारत ने ये वादा किया कि 2020 तक हम आपकी 5000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम खरीदना शुरू कर देंगे, 5000 मेगावाट। हालांकि जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने कहा कि नहीं साहब, 5000 नहीं, हम तो चाहेंगे कि आप 10000 मेगावाट खरीदें, क्योंकि इसी से उनको कमाना था। हालांकि अभी भी हम 10000 मेगावाट उनसे नहीं ले पा रहे हैं, बट उनका ये कहना था। एनीवे,
चूँकि 2020 तक, इसी साल तक हमने डेडलाइन रखी थी कि हम खरीदारी करेंगे। और अगर भूटान की कुल पनबिजली उत्पादन क्षमता की हम बात करें तो ध्यान रखेंगे 30,000 मेगावाट उसकी कुल क्षमता है, 30,000 मेगावाट। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह पूरी तरह से भारत के सहयोग पर निर्भर है और निसंदेह भारत भी उसको सहयोग दे रहा है। खास करके भारत की मदद से वहाँ पर कुछ पनबिजली परियोजनाएं जो इंडिया की फंडिंग से चल रही है, जैसे आप कह सकते हैं छूखा, इसको चूखा भी लोग बोलते हैं लेकिन CHH लिखा जाता है। छूखा पनबिजली हो गई आपका, ताला पनबिजली ऊर्जा संयंत्र हो गया, पबना पनबिजली ऊर्जा संयंत्र हो गया, कुरीछू पनबिजली ऊर्जा संयंत्र। मैं नाम लिख दे रहा हूँ तो सुन सुन के आपके दिमाग से उतर भी जाएगा। हिंदी में चूखा ही लिखा होता है, बेसिकली छुखा होता है, CHHUKHA। चूखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, पनबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, और चूखा, ताला, पबना और खुर्ची हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये सब भारत के प्रयासों से, भारत के निवेश से ही डेवलप किए जा रहे हैं। और जब चूंकि ये इनमें से तमाम कार्य करना भी प्रारंभ कर दिए हैं तो वैसे में उसकी पनबिजली ऊर्जा उत्पादन क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी, है ना। और भारत ने वादा किया है, जैसा मैंने अभी बताया, कि जो भी अधिशेष उत्पादन होगा उसकी अधिकांश मात्रा हम खरीद लेंगे, आप परेशान मत होइए। तो चूँकि भूटान भी यही चाह रहा था कि हम जितना ज़्यादा बेचेंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी, और भारत उसकी जो भी है अतिरिक्त ऊर्जा है उसको खरीद लेता है, क्योंकि हम तो वैसे ही इतने भारी भरकम देश हैं, हमें खूब ऊर्जा चाहिए, है ना, बिजली उजली। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत वहाँ सहयोग दे रहा है। और इसके अलावा भी देखिए तो वहाँ पर तमाम तरह के हॉस्पिटल्स हो गए, सड़कें हो गई, है ना, स्कूल्स हो गए, ये सब कुछ भारत की मदद से वहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो अगर जननांकीय निगाह से मैं कहूँ, डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत के लगभग 20,000 कामगार आपको भूटान में दिखेंगे, जिसमें आमतौर पे व्यापारी, व्यवसायी या फिर लेबरर क्लास के लोग, मजदूर वर्ग के लोग आपको भूटान में दिख जाएंगे। एनीवे, तो ये मूल रूप से रहा भारत भूटान ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग। इसके अलावे एक और आपको वाकया बताऊं, वर्ष 2014 में, 2014 क्या, अभी हम लोग 2007 की बात कर रहे थे, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के दौरान व्यापारिक क्षेत्र में जो कुछ भी बार्गेनिंग की बात की गई या फिर अपने हित में व्यापार को उन्होंने मोड़ने का प्रयास किया, जिसमें अभी भी बताया कि जो सरप्लस ऊर्जा होगी कृपया आप खरीद लेंगे, ऐसा करके उन्होंने भारत के साथ समझौता किया। 2008 में डॉक्टर सिंह, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, भूटान की यात्रा पे गए। कहाँ गए? भूटान की यात्रा पे। और 2008 की जो भूटान यात्रा थी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक तरह से कह सकते हैं भूटान यात्रा की 50वीं वर्षगांठ थी। 1958 में पंडित जी वहाँ भूटान की यात्रा पे गए थे, पंडित नेहरू जी। और 58 के बाद अगर देखा जाए तो 2008 50 साल हुआ ना। हाँ, तो इस उपलक्ष्य में कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के भूटान यात्रा का 50वीं वर्षगांठ है, और चूंकि उसी पार्टी से डॉक्टर सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस से, तो ये जब भूटान में गए तो इन्होंने पंडित नेहरू की भूटान यात्रा के उपलक्ष्य में उसकी यादगार में गोल्डन जुबली रेल लिंक स्थापित करने की घोषणा की। गोल्डन जुबली रेल लिंक। और ये बेसिकली पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के हसीमारा एक क्षेत्र है, हसीमारा को तिब्बत के तोरीबोरी, कौन सा स्थान? तोरीबोरी स्थान को जोड़ता है। तोरीबोरी को बेसिकली फोंट सेलोंग भी कहते हैं। तो कहीं कहीं अगर आपसे पूछ दे कि हसीमारा को रेल लिंक किस, तिब्बत नहीं यार, बार बार तिब्बत आ जा रहा है, भूटान का स्थान है तोरीबोरी। और इसी तोरीबोरी को हम लोग
फोंट सेलंग भी बोलते हैं, फोंट सेलांग। थोड़े नाम उटपटे हैं, बट एक दो बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। तो 2008 में पंडित डॉक्टर मनमोहन सिंह भूटान की यात्रा पे गए, और उस यात्रा के दौरान इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूटान यात्रा की 50वीं वर्षगांठ को यादगार बनाते हुए भारत भूटान प्रथम रेल लिंक की घोषणा की, रेल लिंक स्थापित करने की। और यह रेल लिंक भारत के किस स्थान को भूटान के किस स्थान से जोड़ती है? तो भारत के हसीमारा को भूटान के तोरीबोरी या फोंट सेलांग से जोड़ती है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वर्ष 2014 में दक्षेस का सम्मेलन था, सार्क का सम्मेलन, और उसमें सार्क के सदस्य देशों ने आपस में यह मंत्रणा की कि क्यों न सार्क के सभी देश आपस में एक तरह से कह सकते हैं मोटर वाहन संधि करें। मोटर वाहन संधि, ये 2014 का मामला बता रहा हूँ। और उसमें हुआ क्या कि पाकिस्तान ने टांग अड़ा दी, कहा कि नहीं जी, ये सार्क की मोटर वाहन संधि उंधी हमें पसंद नहीं है, हम नहीं चाहते। तो भारत ने प्लान किया कि पाकिस्तान को करारा जवाब देना होगा। सार्क देशों में तो इसने मोटर वाहन संधि नहीं होने दिया। मोटर वाहन संधि का मतलब हुआ कि सार्क के सभी देशों में धड़ल्ले से मोटर वाहन आ जा सकेंगे। इससे कहीं ना कहीं व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, आपस में कनेक्टिविटी बनेगी, हमारे बीच माधुर्य होगा, संबंधों में माधुर्य आएगा। ये तमाम उद्देश्य था। लेकिन पाकिस्तान ने एक तरह से अपनी रजामंदी देने से मना कर दिया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने विरोध किया। तो पाकिस्तान के विरोध को काउंटरमैन करने के लिए भारत ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर, जो सार्क के ही सहयोगी हैं, देखो BBIN मोटर वाहन समझौता कर लिया। इसको याद रखेंगे आप, BBIN ऐसे ही लिखा जाता है, BBIN मोटर वाहन समझौता। BBIN मोटर वाहन समझौता। फर्स्ट B का मतलब हुआ बांग्लादेश, सेकेंड B का मतलब हुआ भूटान, I का मतलब हुआ इंडिया, N का मतलब हुआ नेपाल। यानी सार्क के 4 सहयोगियों के मध्य अब ये समझौता किया गया। कहीं ना कहीं एक तरह से ये पाकिस्तान को जीभ लिबलिबाने के लिए आप कह लीजिए कि देखो तुम्हारी वजह से सार्क मोटर वाहन समझौता तो नहीं हो पाया, लेकिन उसी के पैरेलल हमने BBIN मोटर वाहन समझौता कर लिया। इससे सदस्य देशों के बीच, सदस्य देशों के जो मोटर वाहन है धड़ल्ले से एक दूसरे की सीमा में वो प्रवेश करते रहेंगे, और जाहिर सी बात है आपस में संचार का विकास होगा, है ना, और व्यापार व्यवसाय में भी बढ़ोतरी आएगी। और इसके माध्यम से खास करके BBIN मोटर वाहन समझौता से तमाम उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से भूटान होते हुए आप कह सकते हैं कि हम एक्सेसिबिलिटी को और मजबूत कर पाएंगे। इसलिए ऐसा हमने चाहा था। ये 2015 में समझौता हुआ था। लेकिन आपको बताऊं अब समस्या क्या है कि इस समझौते को लेकर भूटान दबी जुबान में ही आपत्ति जताना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए किया कि इसका ये मानना है कि इससे जो मोटर वाहन का आवागमन होगा, इससे हमारा वातावरण प्रदूषित होगा। क्योंकि यह हिमालय प्रदेश है और यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है, तो ये खास करके पॉल्यूशन रिलेटेड मुद्दे को उठाकर थोड़ा सा कन्नी काट रहा है BBIN समझौते से, है ना। तो इस तरह से भारत भूटान हम लोग राजनीतिक, आर्थिक व ऊर्जा के क्षेत्र में हुए संबंध को देख लिए। अब बात करेंगे हम लोग भारत भूटान एडुकेशनल एंड कल्चरल रिलेशनशिप। बड़ा छोटा टॉपिक है, ये छोटा पहलू है। भारत भूटान शैक्षणिक व सांस्कृतिक संबंध। देखिए, भारत के तमाम कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में भूटान के छात्रों के लिए हम छात्रवृत्ति तक का प्रावधान रखते हैं, और उन्हें छूट है हमारे यहाँ कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए। यहाँ तक कि तमाम जगहों पर उनके लिए सीटें भी हम आरक्षित करते हैं। एक मज़े की बात आपको बताऊँ,
भूटान में केवल एक ही डिग्री कॉलेज है और उसका नाम है सेरबसे डिग्री कॉलेज। सेरबसे डिग्री कॉलेज। और ध्यान रखेंगे कि ये जो सेरबसे डिग्री कॉलेज है यह भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय से संलग्न है। यानी इस कॉलेज में जो बच्चा पढ़ रहा होगा, अगर उससे पूछेंगे कि भैया तुम किस विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, तो उसका जवाब क्या होगा? दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत व भूटान का शैक्षणिक संबंध कितना प्रगाढ़ है। वहाँ के विद्यार्थियों को हमारे यहाँ, जैसा मैंने बताया, कि तमाम जगहों पर दाखिला लेने की पूरी छूट है। यहाँ के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आए दिन भूटान के लोगों को आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, है ना, आप देख लेते हैं। जो आपका आंध्र प्रदेश में देखो, उस विश्वविद्यालय का नाम मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है, हालांकि ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सीधे कह लीजिए कि हमारे तमाम विश्वविद्यालयों में खास करके बुद्धिस्ट फैकल्टीज़ हैं, है ना, खास करके बुद्धिज़्म के जो एक तरह से स्कूल्स हैं उसकी फैकल्टी बनाई गई। कैसे यूनिवर्सिटी में साइंस फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी होती है, तो वैसे ही बुद्धिस्ट स्टडीज़ एक तरह से स्थापित किए गए हैं जहाँ पर भूटान के लोग आकर अध्ययन करते हैं। तो ये बेसिकली हमारी एडुकेशनल रिलेशनशिप है। वहाँ के तमाम एडुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, खास करके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो MBA कॉलेज हैं, BBA कॉलेज हैं, इस तरह के, वो भारत की फंडिंग से वहाँ पर उनका इंफ्रा डेवलप किया जा रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत उनकी काफ़ी मदद कर रहा है। और कल्चरली अगर बात करें तो एक कल्चरल अफिनिटी तो है ही है, खास करके जैसा मैंने कल ही बताया था पिछले एपिसोड में कि बुद्धिज़्म हमारे यहाँ की पैदाइश है और यही धर्म वहाँ पर प्रबल धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, डोमिनेंट रिलीजन है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि कल्चरली भी हम एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हैं। और ख़ास करके कल्चरल फील्ड में या फिर एडुकेशनल फील्ड में सहयोग का जो स्वरूप है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि भारत भूटान संबंध में भविष्य की क्या कुछ संभावना है, तो निसंदेह इस पर भी अब तक की परिचर्चा की बुनियाद पर ही अब भविष्य की संभावनाओं को भी टटोल सकते हैं। जैसे भविष्य की संभावना यही है कि देखिए, अगर हम पॉलिटिकल फील्ड में बात करें तो जाहिर सी बात है वो डेमोक्रेसी के रास्ते चल पड़ा है और हम डेमोक्रेसी के पक्षकार हैं। डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं हम तवज्जो देते हैं, लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि भविष्य में भूटान को हम और अधिक से अधिक डेमोक्रेटिक बनाएं। भूटान के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन को, विकेंद्रीकरण को ऑब्जर्व करने में हम मदद करें। एक बात आपको बताऊं, वर्ष 1961 में भूटान में पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई भारत के 5 ईयर प्लान के एक तरह से पैटर्न पे, और उस पंचवर्षीय योजना को स्पॉन्सर भारत ने किया था, है ना। तो इस तरह से भारत को आने वाले दिनों में हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि भूटान के प्रति अपने सहयोग की डिग्री को अधिक से अधिक बढ़ाते रहें, है ना, क्योंकि इतना विश्वसनीय साथी मिलना आसान नहीं है। दूसरी बात, अगर भूटान चीन की तरफ भी अपना रुख करता है तो भारत को भूटान से नाक नहीं फुलानी चाहिए, क्योंकि जब वहाँ लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की मर्यादा में उसे इतनी छूट मिलनी चाहिए कि वे अपने विदेशी संबंध को, रक्षा संबंधी संबंधों को या ऊर्जा संबंधी संबंधों को भारत के अतिरिक्त भी दूसरे देशों के साथ फैला सके, और भारत को इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत को सकारात्मक होना चाहिए, अपना दिल बड़ा रखना चाहिए भूटान के प्रति, ये आप कह सकते हैं भविष्य में। और जितना ज़्यादा वहाँ अवसंरचना विकास होगा, भारत जितना ज़्यादा भूटानियों के मन में अपने प्रति ट्रस्ट सरप्लस जनरेट करेगा, उतना ही ये चीन को काउंटर करने में सफल होगा, चीन को प्रतिसंतुलित करने में सफल हो पाएगा। तो ये कुछ कह सकते हैं कि हमारे संबंधों में भविष्य की रूपरेखा कुछ इस तरह की होनी चाहिए। और चूँकि भूटान में आए दिन खास करके जो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या लेफ्ट आइडियोलॉजी के जो समर्थक लोग हैं, वो आए दिन खुराफात वहाँ करते रहते हैं, देश के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो भारत को इस मामले में भूटान का पूरा सहयोग करना चाहिए ताकि उसके यहाँ कभी आंतरिक अशांति की स्थिति ना आए, अंदरूनी रूप से उसकी शांति व्यवस्था कायम रहे। और इस तरह से हम लोग भारत भूटान संबंध के अध्याय को यहीं पर
समाप्त करते हैं। कल एक दूसरे पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंधों की हम लोग चर्चा करेंगे। भारत भूटान संबंध यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।